प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी यानी भूगोल में हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर लिए, दूसरा चैप्टर खत्म कर लिए, तीसरा चैप्टर खत्म कर लिए। अब बस 2 चैप्टर और बचा है, जिसमें आज हम लोग चौथा नंबर चैप्टर का शुरुआत कर ही दिए हैं। यानी चौथा नंबर चैप्टर का श्री गणेश आज हो गया। तो श्री गणेशाय नमः करके आज इस चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, परिवहन, संचार एवं व्यापार, ये तीनों टॉपिक एक ही चैप्टर में समेटते हैं। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए, जुड़ जाइए और सब लोग एकदम पूरे अच्छे तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ कंसंट्रेट हो जाइए। सभी बच्चे ना जल्दी जल्दी से कंसंट्रेट हो जाइए, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को हम पूरा करें। आप सभी बच्चे लोग इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक दिन 1 बजे से ही यह क्लास चलेगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक दिन यह क्लास कितना बजे से चलेगा? 1 बजे से ही चलेगा। आज किसी कारण से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन हर एक दिन 1 बजे से आपका यह क्लास शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने निर्धारित समय पर प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अपने निर्धारित समय पर प्रत्येक दिन आप लोग क्लास में जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग एकदम बिना मतलब एक भी क्लास मिस किए हुए हर एक क्लास में आप लोग जुड़ सके, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलिए। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिवहन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे संचार के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे व्यापार के बारे में। तो हमारा चैप्टर यही है, हमारा चैप्टर प्यारे बच्चों यही है। नाम क्या है? पहला नाम है परिवहन, उसके बाद संचार, और फिर उसके बाद व्यापार। प्यारे बच्चों, आप लोग याद करिए तो परिवहन चैप्टर हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े थे। अभी कुछ दिन पहले तो पढ़े हैं, 2-3 दिन पहले परिवहन चैप्टर, बायोलॉजी का 3rd नंबर चैप्टर, याद है कुछ? लेकिन वहां पर जो परिवहन चैप्टर पढ़े थे वो अलग था। यहां पर हम लोग जो परिवहन चैप्टर पढ़ रहे हैं ये अलग है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर परिवहन चैप्टर बायोलॉजी में तो पढ़ ही लिया है, तो फिर क्या यहां पढ़ना जरूरी है? बाबू, वहां पर बायोलॉजी चैप्टर वाला परिवहन अलग था, और यहां बायोलॉजी चैप्टर वाला परिवहन अलग है, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग परिवहन चैप्टर को भली भांति समझते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। प्यारे बच्चों, परिवहन कहने का मतलब क्या हुआ? बायोलॉजी में भी हम आपको हम पढ़ाए थे कि परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को, या फिर कोई व्यक्ति ही अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको परिवहन कहेंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, परिवहन जैसे मान लिया जाए अभी हमको यहां से दिल्ली जाना है, पटना से अभी हमको दिल्ली जाना है, कैसे जाएंगे? अगर पटना से दिल्ली जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर पटना से दिल्ली जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। हम लोग या तो सड़क मार्ग, या रेल मार्ग, या वायु मार्ग का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। ठीक है बाबू, हम लोग क्या करेंगे? सड़क मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर परिवहन की बात की जाए, हाँ सर आप बोले थे 2 क्लास होगा। हाँ बाबू, 2 क्लास ही होगा। आज सुबह में ना हम क्लास नहीं ले पाए किसी कारणवश, क्योंकि आज सुबह में ना हमारा नींद ही नहीं खुल पाया। रात में लगभग 3-4 बजे तक हम जग गए थे, और जग करके आप लोग के लिए नोट्स तैयार कर रहे थे। बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे ना कि नोट्स सर नहीं मिला है। बायोलॉजी का पूरा नोट्स हम रात में बना दिए, बायोलॉजी का पूरा नोट्स आप लोग को दे देंगे, ठीक है। अब सुबह वाला भी क्लास होगा, चिंता नहीं करिए, सुबह वाला क्लास होगा। यह तो एक एक्स्ट्रा क्लास रखे हैं। और आज शाम में हिस्ट्री होना है, ठीक है ना। आज शाम में क्या होना है? हिस्ट्री होना है। तो आज शाम में हिस्ट्री के लिए तैयार रहिएगा। चलिए आइए, हम बात कर रहे थे परिवहन का। 1 मिनट, आप लोग का कमेंट क्लियर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे थे परिवहन का, कि परिवहन क्या होता है। परिवहन मतलब होता है कोई वस्तु या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया। हम बता रहे थे कि अगर हमको यहां से दिल्ली जाना है तो हम या तो अपने गाड़ी से चले जाएंगे, ठीक है ना, सड़क मार्ग का प्रयोग करके सड़क से चले जाएंगे, या तो दूसरा ऑप्शन है कि हम रेलवे से जाएंगे, ठीक है ना, ट्रेन पकड़ लेंगे, और तीसरा ऑप्शन है कि हम वायु मार्ग से चले जाएंगे, हवाई जहाज पे बैठ के चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी जरिए, किसी भी साधन के जरिए अगर हम एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा कर रहे हैं, या फिर कोई वस्तु अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, ठीक है ना। तो परिवहन का परिभाषा क्या लिखेंगे? वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया लिखेंगे। वस्तुओं तथा यात्रियों को, हम किसका बात कर रहे हैं? परिवहन का बात कर रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम किसका बात कर रहे हैं? परिवहन का बात कर रहे हैं। हम किसका बात कर रहे हैं? परिवहन का बात कर रहे हैं। तो अगर हम परिवहन का बात कर रहे हैं तो जरा एक बात ना एकदम गौर से सुनिएगा। अगर हम परिवहन का परिभाषा लिखेंगे, अगर हम परिवहन का परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना, अगर हम परिवहन का परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया। लिखेंगे वस्तुओं तथा यात्रियों को, लिखेंगे कि वस्तुओं तथा यात्रियों को, वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से
दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया, तक ले जाने की प्रक्रिया, ले जाने की प्रक्रिया को ही परिवहन कहा जाता है। को ही क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते होंगे तो साइकिल से जाते होंगे, तो आपके लिए परिवहन का साधन साइकिल हो गया। आप अगर कहीं भी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते होंगे तो साइकिल से जाते होंगे, तो आपके लिए साइकिल परिवहन का साधन हो गया। अगर मोटरसाइकिल से जाते हैं तो फिर मोटरसाइकिल परिवहन का साधन हो गया। अगर फोर व्हीलर से जाते हैं तो फोर व्हीलर परिवहन का साधन हो गया। अगर रेलवे का प्रयोग करके जाते हैं, अगर ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन आपके लिए परिवहन का साधन हो गया। अगर हवाई जहाज से ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो फिर हवाई जहाज परिवहन का साधन हो गया। ठीक है ना? यानी कुल मिलाकर के आप जिससे भी यात्रा करते हैं, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जिसका सहारा लेते हैं, वही प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा, परिवहन का साधन कहलाएगा। पहले के जमाना में लोग परिवहन के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। परिवहन के लिए जो मनुष्य होता था, पहले के जमाने में बैलगाड़ी बनाता था, घोड़ा गाड़ी बनाता था, तो पहले के जमाने में ना पशुओं का प्रयोग किया जाता था परिवहन के लिए। परिवहन के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पशुओं का प्रयोग किया जाता था। लेकिन पशुओं के बाद फिर धीरे धीरे साइकिल आया, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर कार आया, फिर अब तो हवाई जहाज आया, रॉकेट, सब कुछ अब आ गया है। अब तो परिवहन करके लोग धरती से चांद पे चले जा रहे हैं, अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं। ठीक है बाबू? तो कुल मिलाकर के ये है कि परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। ठीक है ना? अब परिवहन के कौन कौन से साधन है प्यारे बच्चों? अगर परिवहन के लिए बात किया जाए तो भारत में परिवहन के लिए बहुत सारे साधन हैं। ठीक है ना? अगर भारत में बात किया जाए परिवहन के लिए साधन, समझिएगा जरा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं परिवहन के साधन। जैसे प्यारे बच्चों समझना, एक होता है सड़क मार्ग। ठीक है ना? हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक की यात्रा हम लोग सड़क मार्ग से कर सकते हैं। बाई रोड हम लोग कहीं पे जा सकते हैं। सड़क मार्ग नहीं तो फिर प्यारे बच्चों रेल मार्ग से जा सकते हैं। तो सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया। अगर रेल मार्ग नहीं तो पानी वाला जहाज से भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी वायु मार्ग। समझिएगा, यानी क्या हो गया? वायु मार्ग हो गया। क्या हो गया बाबू? वायु मार्ग हो गया। अगर वायु मार्ग नहीं तो फिर पानी वाला अच्छा, ये तो हो गया वायु से जा रहे हैं तो वायु मार्ग। अगर पानी वाले जहाज से जा रहे हैं तो ये हो गया जल मार्ग। अगर पानी वाले जहाज से जा रहे हैं तो क्या हो गया? जल मार्ग हो गया। लेकिन ये तो चार तो आप सब लोग जानते हैं कि सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग, ये चारों का नाम तो सब लोग जानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इसके अलावा एक और है जिससे सिर्फ और सिर्फ ऑयल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो हो गया ना, तेल, जिसको तेल कहते हैं, तो वो सब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बाबू? पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। पाइपलाइन के जरिए ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। तो एक साधन और है प्यारे बच्चों जिसका नाम है पाइपलाइन। क्या नाम है? पाइपलाइन। ठीक है ना? अनेकों जगह पे आप लोग देखते होंगे कि धरती के नीचे ना पाइप बिछाया हुआ है और उससे तेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे बरौनी में है तेल शोधक कारखाना, वहां पे कच्चा तेल पाइपलाइन के जरिए आता है और पक्का तेल पाइपलाइन के जरिए जाता है। ठीक है ना बाबू? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, पाइपलाइन। ठीक है ना? इसके अलावा और भी साधन है। इसके अलावा प्यारे बच्चों और भी साधन है। अगर पहाड़ी क्षेत्र में कोई रहता है, समझिएगा जरा ध्यान से, अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो नीचे से ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक मार्ग का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं रज्जू मार्ग। जैसे अगर राजगीर आप लोग कभी गए हैं, राजगीर में अगर आप लोग गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि नीचे से ऊपर पहाड़ तक जाने के लिए झूला टाइप का, ठीक है ना, एक मोटा एल्युमिनियम का या लोहा का क्या है, वायर है, तार है, और उसी से लटकता हुआ झूला टाइप का बनाया गया है जिसको लक्ष्मण झूला भी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनली उसको रज्जू मार्ग कहा जाता है। ठीक है ना? तो राजगीर में रज्जू मार्ग बनाया गया है। परीक्षा में सवाल भी आता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। तो प्यारे बच्चों सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, पाइपलाइन, ये सब तो है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में आने जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब तो हो ही गया। ठीक है ना? यहां पर लिख देंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के लिए, 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 ध्यान रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के लिए क्या किया गया है बाबू? पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के लिए रज्जो मार्ग का निर्माण किया गया है। रज्जो मार्ग का निर्माण किया गया है। ठीक है ना?
रज्जो मार्ग का निर्माण किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के लिए किसका निर्माण किया गया है? रज्जो मार्ग का निर्माण किया गया है। तो अगर बात करें परिवहन के साधन का, तो बहुत सारे परिवहन के साधन है जिसका उपयोग व्यक्ति सब कर रहा है। समझ आया बाबू? बताइए। तो इतने सारे परिवहन के साधन है, तो हम लोगों को बारी बारी से सबके बारे में पढ़ना है। हम लोगों को सड़क मार्ग के बारे में भी पढ़ना है, हम लोगों को रेल मार्ग के बारे में भी पढ़ना है, हम लोगों को वायु मार्ग के बारे में भी पढ़ना है, जल मार्ग के बारे में भी पढ़ना है, पाइपलाइन के बारे में भी पढ़ना है। सब कुछ के बारे में बारी बारी से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क मार्ग का। सबसे पहले हम लोग सड़क मार्ग का ही बात करेंगे कि आखिर सड़क मार्ग क्या है, सड़क मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, ये सब हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सड़क मार्ग का, अगर हम बात करें सड़क मार्ग का, तो सड़क मार्ग मतलब क्या होता है? सड़क से जाने वाला रास्ता, ठीक है ना। और यह सबसे सुगम रास्ता है, सबसे सामान्य रास्ता, जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा लोग करते हैं। देखिए, रेलवे हो गया, उसका प्रयोग कुछ लोग करते हैं, ठीक है ना। रेलवे हो गया, उसका प्रयोग कुछ लोग करते हैं। ये वायुयान हो गया, उसका प्रयोग कुछ लोग करते हैं। जल मार्ग हो गया, उसका प्रयोग कुछ लोग करते हैं। लेकिन सड़क मार्ग एक ऐसा चीज है जिसका प्रयोग हर एक लोग करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आज तक सड़क पे चलवे नहीं किया होगा? कोई ऐसा हो सकता है कि वो वायुयान पर न चढ़ा हो, हवाई जहाज पे न चढ़ा हो सकता है कि वो पानी वाला जहाज पे न चढ़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उस सड़क पे न चढ़ा हो। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं हो सकता है। यानी सड़क ऐसा एक परिवहन का साधन है जो कि सबसे सामान्य है, सबसे सुलभ है और सबसे सस्ता भी है, सुगम भी है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, सड़क मार्ग सबसे सामान्य, सुलभ और सस्ता मार्ग है। लिखेंगे हम लोग कि सड़क मार्ग, लिखेंगे कि सड़क मार्ग सबसे सुगम, सस्ता, सामान्य मार्ग है, ठीक है ना। सामान्य मार्ग है, यानी कि सड़क मार्ग जो है वो सबसे सस्ता मार्ग है, सबसे सुगम मार्ग है, सबसे सामान्य मार्ग है, ठीक है ना। अगर वायुयान पे चढ़ना है तो आपके जेब में पूरा पैसा होना चाहिए, कम से कम 10,000 20,000 होना चाहिए, तब आप हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको पानी वाले जहाज पे चलना है तो वहां पर भी आपके जेब में पैसा होना चाहिए, तब जाकर के पानी वाला जहाज पे चढ़ाएगा, नहीं तो नहीं चढ़ाएगा, ठीक है ना। तो अगर पानी वाले जहाज पे चढ़ना है, अगर हवाई जहाज पे चढ़ना है तो आपके जेब में पैसा होना चाहिए। अगर ट्रेन पे चलना है तो आपके जेब में पैसा होना चाहिए। बिना पैसा के भी चढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्क है पकड़ा जाने का। टीटी आएगा, पकड़ लेगा, जुट्टो के कहेगा कि चलो जेल चलो, खिचड़ी खिलाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बात जानते हैं, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे ये वायु मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, इन सब मार्ग से सफर करने के लिए आपका जेब भारी होना चाहिए, आपके जेब में पैसा होना चाहिए। लेकिन सड़क मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां पे चलने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जहां पे चलने के लिए आपको किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सड़क मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है। अभी एक बच्चे कह रहे हैं कि सर एक्सीडेंट भी तो ज्यादा सड़क पे होता है। कहे भाई, अहमदाबाद वाला घटना भूल गए का? हैं? अरे कम से कम सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो बचने का चांस होता है। सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो कोई बचाने वाला होता है। सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो संभल करके चलना होता है। सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो वो अपना गलती से होता है, या तो सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो किसी दूसरे के गलती से होता है। लेकिन जब वायु में एक्सीडेंट होता है तब तो बॉडियो नहीं मिलता है जी, मरल का बॉडियो नहीं मिलता है, मरल का शरीर वो नहीं मिलता है, इतना सा मांस मिलता है, उसका डीएनए टेस्ट होता है किसका ओरिजिनल किसका मांस है, और तब उसको मिल जाता है। बताओ, तो सबसे बढ़िया तो सड़क मार्ग ना हो गया है? रिस्क तो सब जगह है, ऐसा नहीं है कि बिना रिस्क का कोई मार्ग है। अगर सड़क पे आपको एक्सीडेंट होने का डर है तो पानी में भी डूबने का डर है, हवाई जहाज में ऊपर से गिरने का डर है, भाई जल जाओगे, क्या होगा, देखे सब कैसे कैसे हो गया था सब अहमदाबाद में। तो ये सब जगह पर प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। सर एरोप्लेन में भी सीट होता है। अरे भाई, एरोप्लेन में सीट नहीं होता है तो क्या बस मानिए एकदम सबके कंडक्टर वहां खड़ा के ले रहता है, खड़ा जरा उधर टसकिए, जरा हल्का सा उधर चलिए, जगह बनाइए, ऐसे नहीं होता है। वहां प्रॉपर सीट होता है, लोग सीट पे बैठता है, उसके बाद बेल्ट होता है, बेल्ट से पूरा शरीर को बांध लेता है, ठीक है ना, और उसके बाद हवाई जहाज उड़ता है। अरे वाह, एक लड़का है, कौन, शिवम यादव, बोल रहा है कि जहां रिस्क होता है वहीं हमारा एंट्री फिक्स होता है। क्या बात है, पढ़ाई में भी बहुत रिस्क है भाई, जरा यहां भी एंट्री कर लो, ठीक है ना, ठीक है बाबू। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सड़क मार्ग सबसे सामान्य मार्ग है, सबसे सस्ता मार्ग है, ठीक है ना। और भारत में सड़कों की लंबाई बहुत ज्यादा है, 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क है भारत में। अभी तो बन ही रहा है, मतलब डेली तो सड़क का निर्माण हो ही रहा है, लेकिन एक एवरेज कहा जाए तो 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत जो है वो सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में आता है। यानी कि सबसे ज्यादा सड़क का जाल भारत में ही है, भारत में सड़कों का सबसे बड़ा जाल है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सबसे ज्यादा सड़क भारत में ही आपको मिलेगा। लिखेंगे कि भारत में सड़कों का सबसे बड़ा जाल है, भारत
भारत में सड़कों का सबसे बड़ा जाल है, सबसे बड़ा जाल है। ब्रैकेट में लिख देते हैं 33 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। भारत में कुल मिलाकर के लगभग 33 लाख किलोमीटर सड़क है, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम बोले कि ठीक है इतना सारा सड़क तो है, लेकिन सबसे पुराना सड़क कौन है? हमारे देश भारत का सबसे पुराना सड़क, तो हमारे देश भारत का सबसे पुराना सड़क है जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो भारत का सबसे पुराना सड़क याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना सड़क, भारत का सबसे पुराना सड़क, भारत का सबसे पुराना सड़क, भारत का सबसे पुराना सड़क। तो बाबू भारत का सबसे पुराना सड़क ग्रैंड ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड है, ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना सड़क कौन है? ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड है, ठीक है बाबू। सर रोड टैक्स लगता है, रोड टैक्स किसका लगता है? रोड टैक्स लगता है जो गाड़ी से चलते हैं। मान लिया जाए आप अभी एक मोटरसाइकिल खरीदने जाइएगा, आपका रोड टैक्स लगेगा, ठीक है ना। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाइएगा, आपका रोड टैक्स लगेगा। आप 4 व्हीलर खरीदने जाइएगा, आपका रोड टैक्स लगेगा। लेकिन पैदल चलने के लिए कौन सा टैक्स लगता है भाई? पैदल चलने के लिए तो कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन रेलवे जाइए ना, स्टेशन पर जाकर पैदल चढ़िए ना, टीटी पकड़ लेगा, कहेगा कि प्लेटफॉर्म टिकट का है, नहीं कटाए थे। तो वहां तो टहलने का भी पैसा लग रहा है। तो सबसे सस्ता तो रोड ही हुआ ना, सबसे सस्ता तो सड़क ही हुआ अपना, कि भाई कोई पैसा नहीं लग रहा है। भारत का सबसे पुराना सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस रोड का निर्माण, जीटी रोड जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी रोड, तो बाबू जीटी रोड का निर्माण, जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेर शाह सूरी। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। कहां से कहां तक ये रोड चलता है? तो कलकत्ता से अमृतसर, ये कलकत्ता से अमृतसर तक, ठीक है ना। यह सड़क कलकत्ता से अमृतसर, जी और टी, जीटी, ठीक है ना। यह सड़क कलकत्ता से, यह सड़क कलकत्ता से, ऐसे कोलकाता भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है लेकिन कलकत्ता लिखते हैं। यह सड़क कलकत्ता से अमृतसर, यह सड़क कहां से कहां तक? तो कलकत्ता से अमृतसर तक जाता है। यह सड़क कहां से कहां तक जाता है बाबू? तो याद रखिएगा, यह जो जीटी रोड है ना, जो शेर शाह सूरी के द्वारा निर्माण किया गया जीटी रोड है, यह कलकत्ता से अमृतसर तक जाता है, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन अभी अगर वर्तमान का बात किया जाए, तो वर्तमान में अमृतसर से दिल्ली तक, जैसे प्यारे बच्चों आप लोग नेशनल हाईवे का नाम सुने होंगे, तो अभी वर्तमान में ये जो जीटी रोड है, इसको अमृतसर से दिल्ली तक नेशनल हाईवे 1 मान लिया गया है। समझिएगा, इसको अमृतसर से दिल्ली तक भी अब जोड़ दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि वर्तमान में, हम लोग लिखेंगे बाबू कि वर्तमान में इस रोड को अमृतसर से, वर्तमान में इस रोड को अमृतसर से दिल्ली तक, अमृतसर से दिल्ली तक जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है। वर्तमान में इस रोड को अमृतसर से दिल्ली तक जोड़ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इस रोड को अमृतसर से दिल्ली तक जोड़ दिया गया है, जिसका नाम NH1 है। NH1, NH1 कहने का मतलब हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ठीक है ना। नेशनल हाईवे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे 1, बहुत सारा नेशनल हाईवे है जिसमें NH1 बाबू अमृतसर से दिल्ली तक जाता है, वही जीटी रोड है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो NH1 जो है वो NH1 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। लेकिन फिर इसी रोड को, ठीक है ना, इसी रोड को बाबू ध्यान रखिएगा, इसी रोड को दिल्ली से कलकत्ता भी जोड़ दिया गया, इसी रोड को दिल्ली से कलकत्ता भी जोड़ दिया गया। तो याद रखिएगा, फिर इसी रोड को दिल्ली से कलकत्ता भी जोड़ दिया गया, फिर इसी रोड को दिल्ली से कलकत्ता, इसी रोड को दिल्ली से कलकत्ता तक जोड़ दिया गया, इसी रोड को दिल्ली से कलकत्ता तक जोड़ दिया गया, जिसका नाम
NH2 है। NH2 कहने का मतलब क्या हुआ? नेशनल हाईवे 2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, NH1 आपसे परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा, NH1 कहां से कहां तक ये गया है? तो NH1 अमृतसर से दिल्ली तक। अगर आपसे पूछा जाए NH1 कहां से कहां तक गया है, तो याद रखिएगा NH1 अमृतसर से दिल्ली तक। लेकिन अगर पूछा जाए कि NH2 कहां से कहां तक गया है, NH2 कहां से कहां तक गया है, तो याद रखिएगा दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक है ना? तो NH1 अमृतसर से दिल्ली तक, याद रखिएगा, आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं NH1 कहां से कहां तक? अमृतसर से दिल्ली तक। और NH2 कहां से कहां तक? तो NH2 गया है दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक है ना? NH1 अमृतसर से दिल्ली और NH2 दिल्ली से कोलकाता। याद रहेगा बाबू? सारे बच्चों को याद रहेगा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? सर एरोप्लेन में दिशा का पता कैसे चलता है? कंपास के द्वारा। इस दिशा में हवाई जहाज उड़ रहा है, इसका पता कंपास के द्वारा चलता है। ठीक है ना? यस, क्लियर है ना? देखिए, भारत में सड़कों का विकास बहुत पहले से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का आप लोग नाम सुने होंगे, मोहनजोदाड़ो सभ्यता का नाम सुने होंगे, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता है। तो भारत में सड़कों का विकास ना हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से ही मिलता है। ठीक है? और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि जब हमारा देश भारत आजाद हुआ अंग्रेजों से, तो उस समय भारत में बहुत कम पक्की सड़कें था। ठीक है ना? जिस समय हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय लगभग 2.5 लाख किलोमीटर कच्ची सड़क था और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर पक्की सड़क था। ठीक है ना? जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? भारत में सड़कों का विकास के अगर बारे में बात किया जाए, टॉपिक का नाम है भारत में सड़कों का विकास। भारत में सड़कों का विकास। भारत में सड़कों का विकास। अगर प्यारे बच्चों भारत में सड़कों का विकास के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में सड़कों का जो इतिहास है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से मिलता है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा, भारत में सड़कों का विकास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से ही माना जाता है। भारत में सड़कों का विकास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से ही माना जाता है। भारत में सड़कों का विकास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से ही माना जाता है। पहला बात तो कि ये याद रखिएगा। दूसरा बात ये याद रखिएगा, ठीक है ना? दूसरा बात ये याद रखिएगा कि आजादी के बाद भारत में कच्ची सड़क लगभग, ध्यान रखना बाबू, भारत में ना कच्ची सड़क ही ज्यादा था जब हमारा देश आजाद हुआ था, क्योंकि उस समय हमारा देश इतना अमीर नहीं था, गरीब देश था भारत। तो उस समय ना हमारे देश में कच्ची सड़क ही ज्यादा था। लगभग उस समय, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उस समय भारत में कच्ची सड़कों का लंबाई लगभग 2.42 लाख किलोमीटर। ठीक है ना? लाख किलोमीटर, यानी कि लगभग 2.5 लाख किलोमीटर। 2.42 मतलब 2.5 लाख हुआ। 2.5 लाख किलोमीटर भारत में कच्ची सड़क लगभग 2.5 लाख किलोमीटर था। एवं पक्की सड़क लगभग 1.46 लाख किलोमीटर। 1.46 लाख किलोमीटर था। यानी कि पक्की सड़क कम था, कच्ची सड़क ही भारत में ज्यादा था। ठीक है ना बाबू? कच्ची सड़क ही भारत में क्या था? ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ तो ये जो पक्की सड़कें हैं इसकी लंबाई बढ़ने लगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर देश में अगर सड़कों की कुल लंबाई की बात की जाए, तो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में सड़कों की कुल लंबाई, अगर पक्की सड़क की बात की जाए तो उस समय पक्की सड़कों का कुल लंबाई था 1.46 लाख किलोमीटर और कच्ची सड़कों का लंबाई था 2.42 लाख किलोमीटर। यानी कि अगर दोनों को मिला दिया जाए प्यारे बच्चों तो लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास था। ठीक है ना? लगभग 4 लाख किलोमीटर, थोड़ा बहुत कम, तो लगभग 4 लाख किलोमीटर था। यानी कि देश के सड़कों का कुल लंबाई 1950 से 51 में अगर बात किया जाए, 1950 से 51 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, 1950-51 में, ठीक है ना, सड़कों की कुल लंबाई, भारत में सड़कों की कुल लंबाई
भारत की हम बात कर रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा किसी दूसरे देश का बात कर रहे हैं। 1950-51 में सड़कों की कुल लंबाई 4 लाख किलोमीटर था। कितना था बाबू? 4 लाख किलोमीटर। कितना था? 4 लाख किलोमीटर था। ध्यान रखिएगा, 1950-51 में भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितना था? 4 लाख किलोमीटर था। ठीक है ना। लेकिन सोचिए हमारे देश में कितना तेजी में सड़क का विकास हुआ कि 2006-07 में अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 2006-07 में अगर बात किया जाए तो 2006-07 में भारत में सड़कों की कुल लंबाई, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितना हो गया पता है? 33 लाख किलोमीटर। 33 लाख किलोमीटर हो गया 2006-07 में। सोच लीजिए, फिर इधर 20 साल और बढ़ गया है तो अब तो और ज्यादा हो गया होगा, लेकिन आपके किताब में जो डेटा है वो 2006-07 के अनुसार है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई कहने का मतलब कच्ची और पक्की सड़क दोनों मिलाकर के, ठीक है ना। सड़कों की कुल लंबाई कहने का मतलब क्या हुआ? कच्ची सड़क और पक्की सड़क दोनों मिलाकर के। तो कच्ची सड़क और पक्की सड़क दोनों मिलाकर के भारत में सड़कों की कुल लंबाई 2006-07 के अनुसार कितना किलोमीटर था? 33 लाख किलोमीटर। ठीक है ना। यानी कि सड़कों का विकास बहुत तेजी से हुआ, भारत में सड़कों का विकास बहुत तेजी से हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है। अब बात करते हैं सड़कों का प्रादेशिक वितरण, यानी किस राज्य में सड़क सबसे ज्यादा है। तो टॉपिक का नाम, अब अगला टॉपिक है सड़कों का प्रादेशिक वितरण। सड़कों का प्रादेशिक वितरण, सड़कों का प्रादेशिक वितरण। अगर प्यारे बच्चों सड़कों के प्रादेशिक वितरण के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा सड़क आपको देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र में। भारत में सड़कों की दृष्टि से, सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, भारत में और खास करके पक्की सड़क, तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र जो है वो पहला स्थान पर है। ठीक है ना। तो लिखेंगे पक्की सड़कों की, लिखेंगे पक्की सड़कों की लंबाई, पक्की सड़कों की लंबाई, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, एक मिनट, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र पहला नंबर पर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत, ये पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र पहला स्थान पर है, पहला स्थान पर है। ठीक है ना। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है वो पहला स्थान पर है। ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का दूसरा और तीसरा स्थान आता है। यानी कि दूसरा स्थान के बारे में बात किया जाए, दूसरा स्थान के बारे में बात किया जाए तो दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है बाबू? उत्तर प्रदेश का है। तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान किसका है? तो तीसरा स्थान है उड़ीसा का। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान किसका है? उड़ीसा का है। जबकि उड़ीसा एक गरीब राज्य भी है, जबकि उड़ीसा एक गरीब राज्य भी है, लेकिन उड़ीसा सड़क के मामले में तीसरा नंबर पर आता है। ठीक है ना। हाँ, और अगर सबसे कम बात किया जाए कि सबसे कम लंबाई वाला राज्य तो लक्षद्वीप है। याद रखिएगा, सबसे कम लंबाई वाला राज्य, ध्यान रखिएगा, सबसे कम लंबाई वाला राज्य, सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई वाला राज्य, सबसे कम लंबाई वाला राज्य। तो सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप। सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे कम लंबाई वाला राज्य जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, ये चीज, ठीक है। अब याद रखिएगा सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व कहां है। ठीक है ना। किस राज्य में सड़कों का सबसे ज्यादा घनत्व है? तो सड़कों की घनत्व की दृष्टि से सबसे पहला राज्य है केरल। ध्यान रखिएगा, सड़कों के घनत्व की दृष्टि से, सड़कों के घनत्व की दृष्टि से, सड़कों के घनत्व की दृष्टि से, सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल पहला राज्य है। केरल पहला राज्य है। मतलब अगर घनत्व के बारे, घनत्व कहने का मतलब होता है कि कम जगह में ज्यादा सड़क। ठीक है ना। कहने का मतलब कि सड़कों का जो, ये कह सकते हैं कि संख्या,
मतलब एक हो गया कि जैसे 1 किलोमीटर में 2 गो सड़क है, और एक हो गया कि 1 किलोमीटर में 5 गो सड़क है, तो 5 किलोमीटर वाला का घनत्व ज्यादा है ना, चूंकि एक ही जगह पे ढेर सारा सड़क है। तो अगर वैसे बात किया जाए घनत्व का, तो केरल जो है वो पहला राज्य पर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, और फिर से गोवा और उड़ीसा दूसरा तीसरा नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घनत्व की दृष्टि से केरल पहला राज्य है, और गोवा जो है वो दूसरा राज्य है, गोवा जो है वो दूसरा राज्य है, गोवा जो है वो दूसरा राज्य है, और उड़ीसा जो है वो तीसरा राज्य है, ठीक है ना। उड़ीसा जो है वह तीसरा राज्य है। उड़ीसा क्या है बाबू? तीसरा राज्य है। उड़ीसा क्या है? तीसरा राज्य है। तो इस तरीके से आप लोग ये चीज अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। परीक्षा में सवाल भी आएगा कि सड़कों का प्रादेशिक वितरण, परीक्षा में सवाल आएगा कि सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन करिए। परीक्षा में सवाल आता है कि सड़कों का प्रादेशिक वितरण पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सड़कों के प्रादेशिक वितरण के बारे में लिख देंगे कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है वो पूरे भारत देश में पहला नंबर पर आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। इसके बाद उड़ीसा का तीसरा नंबर स्थान आता है। उसके बाद लिखेंगे कि सबसे कम लंबाई वाला राज्य जो है, सबसे कम सड़कों की लंबाई, ध्यान रखिएगा, सबसे कम सड़क लंबाई वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल पहला राज्य है, गोवा दूसरा राज्य है, और उड़ीसा तीसरा राज्य है। तो अगर परीक्षा में सवाल आए कि भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन करें, तो भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण प्यारे बच्चों यही है। परीक्षा में पहले भी बिहार बोर्ड में सवाल आया है कि सड़कों के प्रादेशिक वितरण के बारे में बात करें, तो सड़कों के प्रादेशिक वितरण में बात करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है ना। सड़कों के प्रादेशिक वितरण के बारे में अगर बात करेंगे तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों का? क्लियर, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ना आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। यहां तक सारे बच्चों का कंफर्म हो गया। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे सड़कों के प्रकार, कि नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, डिस्ट्रिक्ट सड़क होता है, ग्रामीण सड़क होता है, ये सब ना अगली क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। तो बाबू अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज शाम में आप लोगों का हिस्ट्री होगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। आज शाम में हिस्ट्री का 3rd चैप्टर होगा, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो उसके लिए भी आप लोग को तैयार रहना है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से अब आप लोगों को आगे हम कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज जितना भी सड़क के बारे में बताए हैं, इसको एकदम अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज जहां तक भी पढ़ाए हैं इसको आप लोग एकदम शानदार तरीके से याद कर लीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग सब कुछ समझ जाए। बाकी फिर प्यारे बच्चों मिलते हैं आज शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।